गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में आपको सत्ता के साझेदारी के बारे में बताया गया था। इस चैप्टर में थोड़ा सा और शेष रह गया था, तो जो शेष बचा है उसे आज हम लोग समझने का काम करेंगे अथवा अध्ययन करने का काम करेंगे। बच्चों, आपको यह बताया गया सत्ता की साझेदारी की समझने के लिए जो है श्रीलंका और बेल्जियम की ऐतिहासिक कहानियों से संबंध ले करके आपको समझाया गया। भाषाई आधार पर श्रीलंका और बेल्जियम में जो है सत्ता के साझेदारी, सत्ता के हिस्सेदारी को जो है समझाने का प्रयास किया गया। सत्ता के साझेदारी क्यों होना चाहिए, इसके लिए भी आपको पूर्व में बताया गया था कि सत्ता के साझेदारी क्यों अथवा सत्ता के साझेदारी की आवश्यकता क्या है। तो इसके लिए भी आपको दो तर्क दिए गए थे, जिसमें पहला तर्क दिया गया था विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को रोकना या कम करना। यह आपको बताया गया था कि बेल्जियम में जो है फ्रेंच और डच भाषा के लोग थे और वो दोनों समूहों में अक्सर टकराव होता था। इन दोनों समूहों के टकराव को कम करने के लिए वहां सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई। जैसे बेल्जियम की जब सरकार बनी तो बेल्जियम के सरकार में जो है डच और फ्रेंच भाषा समुदाय के लोगों को बराबर केंद्रीय सरकार में मंत्री बनाए गए। उसी तरह से ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी थी, ब्रुसेल्स में भी जो है बराबर जो है मंत्री पद बनाए गए। उसे राजधानी, विशेष राजधानी क्षेत्र, एक प्रांतीय सरकार का गठन किया गया, जिसमें जबकि आपको बताया गया था ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच लोग थे, लेकिन फिर भी जो है वहां चूंकि उन समुदायों को संतुष्ट करने के लिए सत्ता में साझेदारी दी गई और बराबर के जो है मंत्री पद बनाए गए। तो इस तरह से जो है यह ऐसा इसलिए किया गया ताकि टकराव को कम किया जाए अथवा टकराव को रोका जाए। तो यह काम यानी कि बेल्जियम के घटना में आपको बताया गया। दूसरा, लोकतंत्र की आत्मा। आपको यह भी बताया गया कि सत्ता की साझेदारी अथवा विभिन्न समूहों की हिस्सेदारी होने से ही लोकतंत्र की आत्मा दिखाई पड़ती है, अथवा हिस्सेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है, साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है। किसी भी देश की सत्ता में जब तक वहां विभिन्न समूहों की हिस्सेदारी अथवा साझेदारी नहीं होती तो उस सरकार को अथवा उस सत्ता को जो है अवैध माना जाता है अथवा वैध नहीं माना जाता है। तो यह दूसरा तर्क दिया गया कि जो है लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी और यह वैध शासन साबित करने का जो है ये कार्यक्रम है। तो इस तरह से आपको यह भी बताया गया। तो अगला बताया गया था कि सत्ता के साझेदारी के रूप, सत्ता के साझेदारी के रूप के बारे में भी आपको 4 बातें बताई गई थी, जिसमें पहली बात आपको बताई गई थी कि शक्तियों का विभाजन में जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो है यह लोकतंत्र के आधार स्तंभ होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये लोकतंत्र के आधार स्तंभ होते हैं।
तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र है, इसका परिचय जो है वो हम वहां के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अध्ययन करके देख सकते हैं। तो विधायिका का क्या कार्य होता है? विधायिका का कार्य वैसे संक्षेप में आपको बताया गया था कि विधायिका का कार्य है देश की समस्याओं को समाधान करने के लिए कानून बनाना। देश के कोने कोने से संसद अथवा व्यवस्थापिका अथवा विधायिका में जो है चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और वह जिस क्षेत्र से चुन करके जाते हैं उस क्षेत्र की समस्याओं को वहां संसद में रखते हैं और उस संसद में उस समस्या को समाधान करने के लिए कानून बनाया जाता है। तो ये विधायिका का मुख्य कार्य है कानून बनाना, कानून बनाना। कानून बनाना इस तरह से विधायिका का, व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना। दूसरी कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। यह कानून को लागू करना, या क्रियान्वयन करना। तो कार्यपालिका जो होती है यह विधायिका के द्वारा कानून जो बनाया जाता है उसे लागू करने का काम करता है। जैसे भारत भी जो है एक लोकतांत्रिक देश में है, तो भारत में जो संसद के द्वारा जो भी कानून बनते हैं वह विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उसे देश की कार्यपालिका जो है उसे लागू करती है। कार्यपालिका में देश की जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद ही देश की कार्यपालिका कहलाती है। वह अपने सीनियर जो अधिकारी होते हैं अथवा जो आईएएस लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होते हैं उनकी सहायता से जो है वह कानूनों को लागू करवाते हैं। ये कानून को लागू करती है। न्यायपालिका कानून को वैध या अवैध घोषित करना। कार्यपालिका द्वारा जो कानून लागू किया जाता है, जब उस कानून से किसी भी समुदाय के, किसी भी सामाजिक समूह के जो है अगर उसके हितों का अनदेखी होती है अथवा हितों का संरक्षण नहीं होता है या उसके हितों के साथ टकराव होता है तो वह सामाजिक समूह न्यायपालिका में जाता है और वह संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार यह कानून वैध है कि नहीं वैध है या उसे हितों के कहां तक उसके हितों को नुकसान पहुंचा रहा है उसको निर्धारित करने का काम न्यायपालिका अपने निर्णय के माध्यम से करती है। तो इस तरह से ये तीनों जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों जो है यानी कि सत्ता के जो है शक्ति का हस्तांतरण है। एक तरह से ये शक्तियों का विभाजन किया जाता है और इसे लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। इसी तरह से सरकार को विभिन्न स्तर पर बंटवारा कराया गया था। जैसे कहा गया केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, सरकार, स्थानीय, स्थानीय सरकार। केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए जो है एक सरकार होती है
जो पूरे देश को शासन प्रशासन अथवा प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करती है, उसे केंद्रीय सरकार कहा जाता है। वो पूरे देश की समस्याओं को समाधान करने के लिए वो कार्य करती है। दूसरा, देश को कई सारे राज्यों में विभाजित किया जाता है। जैसे आपको बताया भी गया था कि भारत को ही 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक 29 राज्यों में प्रांतीय सरकार की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अनुसार, और 2 केंद्र शासित राज्य में भी प्रांतीय सरकार की व्यवस्था की गई है। जैसे दिल्ली को जो है राजधानी, विशेष राजधानी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी तरह से पांडिचेरी को भी जो है एक यानी कि प्रांतीय सरकार का दर्जा दिया गया है। तो और तीसरा, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में जो लोकल लेवल पर होता है, ग्रामीण स्तर पर जैसे ग्राम पंचायत है, और शहरों में जैसे नगर पंचायत है, तो यह स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के लिए जो है, जैसे यहाँ 2, एक ग्राम पंचायत, शहर व नगर, न्याय पंचायत, यहाँ क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, फिर जिला पंचायत, नगर निगम, स्थानीय सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था, जैसे भारत के उत्तर प्रदेश में जो है त्रिस्तरीय सरकार पाई जाती है। एक ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत जैसे आप गांव से देखते हैं, ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, जो प्रधान होता है, वो ग्राम प्रधान कहलाता है, तो वो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। उसी तरह से क्षेत्र पंचायत है, जैसे आप देखते होंगे जिसे बीडीसी मेंबर कहते हैं, तो बीडीसी मेंबर जो है वो क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है प्रत्येक ब्लॉक का जो है ब्लॉक प्रमुख कहलाता है। उसी तरह से जिला पंचायत है, जिले को कई वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक जिला पंचायत सदस्य चुना जाता है। फिर जिला पंचायत सदस्यों का एक अध्यक्ष होता है जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। इसी तरह ठीक नगरों के लिए है, जो छोटे न्याय पंचायत, छोटे शहर होते हैं उनके लिए न्याय पंचायत की, जो उससे थोड़ा बड़े होते हैं वो नगर पालिका, और उससे बड़े ज्यादा बड़े शहर होते हैं वो नगर निगम। जैसे उदाहरण के लिए गोरखपुर आपका नगर निगम के क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से तो यह स्थानीय सरकार को जो है ग्रामीण और शहरों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई। तो ये सत्ता की साझेदारी के संबंध में आपको यह भी बताया गया। तीसरा बात, आपको तीसरा सत्ता की साझेदारी के रूप में आपको यह बताया गया था कि जो है विभिन्न सामाजिक समूहों तथा धार्मिक समूहों के बीच में सत्ता की हिस्सेदारी, यानी कि विभिन्न सामाजिक समूह जो होते हैं उन सामाजिक समूहों के टकराव को कम करने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है अथवा सत्ता में साझेदारी दी जाती है। चौथी बात आपको बताया गया था दबाव समूह और आंदोलन को नियंत्रण करने के लिए। दबाव समूह आपको बताया गया था, जैसे विद्यार्थियों की समस्या है, विद्यार्थियों की शुल्क की समस्या है, विद्यार्थियों के सीट की समस्या है, विद्यार्थियों की एडमिशन की समस्या है,
इन समस्याओं को लेकर के विद्यार्थियों का संगठन जो काम करता है, वह विद्यार्थी एक समूह जो होता है एक दबाव समूह के रूप में। इसी तरह से किसानों की समस्याएं हैं, किसान खाद बीज सिंचाई आदि के लिए जो है वो किसानों का संगठन बना करके अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए कोशिश करता है। तो ये यानी कि इस तरह से ये जो है दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। इस चैप्टर में एक कहानी आपको बताई गई है। तो इस तरह इस चैप्टर में आपको एक कहानी बताई गई है, खलील की उलझन। सत्ता के साझेदारी से ही खलील की उलझन के बारे में बताई गई है। दो आदमी है जो है एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर के जा रहे हैं। रात को जो है बेताल और विक्रम के बीच की बात आपको इस कहानी के माध्यम से बताई गई है। बेताल विक्रम मोटरसाइकिल को चलाते हुए आगे बढ़ रहा है और बेताल चूंकि रात में मोटरसाइकिल से वो लोग जा रहे हैं, तो बेताल ये सोच रहा है कि कहीं विक्रम को नींद ना लग जाए, इसलिए वो एक कहानी सुनाता है। तो ये खलील नाम का व्यक्ति जो था वह उसकी कहानी वो सुनाता है। लेबनान के जो है लेबनान देश का एक खलील नाम का व्यक्ति था और उसके पिता जो है ऑर्थोडॉक्स जो है ईसाई थे और माता सुन्नी मुसलमान थी। अथवा बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कोई धार्मिक भेदभाव और बड़े जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनका कोई भेदभाव नहीं होता। वो आपस में जो है यानी कि शादी विवाह करके रहते हैं। लेकिन वो न तो मुसलमान धर्म को पसंद करता है न ईसाई धर्म को पसंद करता है। अब इस सत्ता की साझेदारी में जो वहां की बेल्जियम में जैसे आपको उदाहरण दिया गया कि फ्रेंच और डच के बीच में, तो अगर मान लीजिए जो फ्रेंच और डच को नहीं मानता है तो उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो इस कहानी के माध्यम से उससे चर्चा की जाती है कि खलील को एक उलझन है कि यह जो है सत्ता की साझेदारी जो भाषा के आधार पर धर्म के आधार पर विभाजन किया जाता है ये गलत है। उसका खलील का उद्देश्य है कि किसी भी पद को चुनाव के माध्यम से जो है हल होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति किसी को बनाना है तो राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए और जो सबसे ज्यादा अधिक वोट हासिल करे वह चुन करके जाना चाहिए। ये खलील ऐसा चाहता था। तो वह जब उसका सफर समाप्त हो जाता है विक्रम बेताल का, तो बेताल कहता है कि अगर तुम्हें निर्णय लेना हो ये तो क्या निर्णय लोगे। तो यदि तुम निर्णय सही लेते हो कि हाँ उसके हित की बात करते हो तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से वो सत्ता के साझेदारी को समझाने का प्रयास करता है इस कहानी के माध्यम से। तो ये बच्चों आज सत्ता के साझेदारी का जो ये अंतिम लेक्चर था अथवा यह अंतिम क्लास था। आज ये सत्ता के साझेदारी का पाठ समाप्त हो गया है। इसमें जो भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं आप इस लेक्चर से उस प्रश्नों का जवाब हासिल कर सकते हैं। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो हम उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इसी के साथ आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।